नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल पांडे में आपका स्वागत है। और बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है और हमारा पूरा फोकस जो है वो है बंगाल पे। बंगाल राजनीतिक तौर पे बहुत ही अच्छा स्टेट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक बदलाव, बड़ा बदलाव अभी हाल ही के सालों में देखा गया है। जब ममता बनर्जी 2009 में जब पहली बार लोकसभा इलेक्शन वहां पे हुआ था लास्ट टाइम 2009 में, तो पहली बार ममता बनर्जी की सीटें इस कदर आई थी कि वामपंथ और अन्य सभी पार्टियां औंधे मुंह गिर गई थी। और एक सीट, 2004 में जिस पार्टी की एक सीट थी वो 19 सीट लेके आई थी 2009 में। और जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत एक लंबा संघर्ष ममता बनर्जी का रहा है, लेकिन जो 2009 लोकसभा इलेक्शंस के पहले के जो 4-5 साल थे, 3 साल थे, खासकर सिंगूर के, वो सबसे अहम रहे। सिंगूर ने ममता को एक नई जान दी वहां पे वामपंथ के गढ़ में, और न सिर्फ उन्होंने भेदा बल्कि तहस नहस कर दिया वामपंथ का जो वहां पे राजकाज था। और वामपंथ अभी भी उभर नहीं पाया है। अभी भी जो ममता बनर्जी के साथ जो राजनीति की लड़ाई है वहां पे, वो बीजेपी के साथ मानी जा रही है। हालांकि जमीनी स्तर पे क्या है ये आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि हम भले सोशल मीडिया के जरिए मिल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से ज्यादा जो डेप्थ जमीन की जानकारी होगी वो मैं आपको ले आके दूंगा, क्योंकि मैं कल वेस्ट बंगाल में मैंने काम किया है और ये वही समय था 2004 में मैंने काम की, वहां शुरुआत की थी, अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की थी। और ममता बनर्जी के उभरने का समय था, सिंगूर 2006-07 में शुरू हो रहा था। सिंगूर के शुरुआती दिनों में हम जो है वो हावड़ा से तारकेश्वर से सेवड़ाफुली की लाइन और वो पकड़ के बदलते हुए वहां जो है वो पहुंचते थे, पैदल चलते हुए सिंगूर पहुंच के, और वहां हम देखते थे भाई यहाँ ये बवाल हो रहा है, यहाँ ये झगड़ा हो रहा है। फिर बाद में बढ़ता गया मामला, फिर बाद में हम गाड़ियों से आने लगे, कारों से आने लगे, क्योंकि मामला बढ़ गया तो हमें ज्यादा सुविधाएं दी जाने लगी हमारे जो है वो हाउस की तरफ से, मीडिया हाउस की तरफ से। और ममता बनर्जी उस समय काफी सक्रिय इसको लेके हो गई थी, इस मसले को लेकर। इस मसले ने उनको काफी ज्यादा लाइफ दी, जो भी अभी तक वो उसको जी रही हैं। और हमें याद है धर्मतल्ला में हम बैठा करते थे वहां, जब ममता बनर्जी धरने पे थी, तो मैं उस समय बहुत ही छोटा स्ट्रिंगर था, संवाद सूत्र था वहां पे। और अपने हमारे सीनियर जो पत्रकार हुआ करते थे हम उनके साथ जाते थे, सीनियर फोटोग्राफर होते थे हम उनके साथ जाते थे और बैठते थे, और साइड स्टोरीज भी वहां बैठ के जो है वो लिखते थे ममता बनर्जी, जो भी नोट करती थी। तो एक बात मैंने देखा कि जो परिवर्तन आया था, बड़ा परिवर्तन मैंने देखा था, वो सोशल मीडिया वाला परिवर्तन नहीं था, वो जमीनी स्तर पर लड़ी गई एक लंबी लड़ाई और क्षणिक उत्साह के साथ लड़ी गई लड़ाई का नतीजा था। क्षणिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिंगूर मामला है और सिंगूर ने बिल्कुल कैटलिस्ट का काम किया इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में वेस्ट बंगाल के। अब उसके बाद 2009 में जो अपार सफलता मिल गई थी, उसके बाद ये क्लियर था कि जो है वो अब तो 2011 में जो राज्य के चुनाव होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होंगे, विधानसभा के, उसमें तो वामपंथ यानी कि बुद्धदेव भट्टाचार्य की कुर्सी हिलेगी। 2011 में बिल्कुल यही हुआ। मैं बंगाल से उस समय बाहर आ गया था, मैं चंडीगढ़ में था और वहां लेकिन बंगाल की राजनीति में मेरा इंटरेस्ट था। मैं हमेशा अपडेट देखता था, कैसे चल रही है चीजें, ममता बनर्जी कितनी सीटें आएंगी, कैसे आएंगी, कहाँ मजबूत है ममता बनर्जी, कहाँ कमजोर पड़ रही है, कोलकाता का मेयर की सीट किसके पास होगी। तो ये सारी चीजें निगाह में रहती थी। और 2011 में बिल्कुल वही हुआ जैसा हमने सोचा था, तख्ता पलट हुआ और बहुत ही जोरदार हुआ। 2011 के बाद 2016 में जब बारी आई तो ममता बनर्जी का उनका अपना एक खास नेचर है, खास एक उनकी अपनी तलखी है। उसका कारण भी है, अकेली महिला ने बहुत ही दमदार लड़ाई लड़ी है। अब राजनीतिक वैचारिक मतभेद मेरे उनसे या किसी के हो सकते हैं, तो मैं यहाँ मतभेदों की बात नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल खालिस रिपोर्टिंग करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या वहां चल रहा है जमीनी लेवल पे और क्या होने जा रहा है, इसका आकलन करूंगा, क्या मुद्दे हैं वहां के। तो पॉलिटिकल पांडे में हम इनको बताएंगे बनस्पत इसके कि जो है वो बीजेपी का एजेंडा या टीएमसी का एजेंडा या कांग्रेस का एजेंडा, इस पे हम बात करेंगे। तो हम इसको बढ़ाएंगे इस बातचीत को। तो अभी की जो सिचुएशन है, आप असेंबली में वो हम तो आंकड़ों पे नजर डालना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेके आऊंगा जी। तो हम देखेंगे कि 2016 में
44.91 यानी कि लगभग 45% वोट ममता बनर्जी के खाते में गए थे, जबकि 20% के करीब सीपीएम के पास थे, लेफ्ट पार्टी के पास 12% कांग्रेस और 10% पे बीजेपी थी। लेकिन 2019 में बीजेपी को बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। इससे बीजेपी जो है वोट परसेंटेज पे काबिज पाने में थोड़ी सफल रही है और आने वाले दिनों में उसको ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पे वो और वोट परसेंटेज बढ़ा सकती है और इससे वो जीत का मार्जिन भी तय कर सकती है। क्योंकि जो गणितीय समीकरण होते हैं बूथ लेवल पे या कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, वो ऐसे होते हैं कि आप थोड़े से मार्जिन आपका वोट का बढ़ रहा है, फिर भी आप जीत हार को पा सकते हैं, जीत सकते हैं कुछ गणित लगा के। तो इसमें सीटों की अगर बात करें तो 2016 में 211 सीटें ममता बनर्जी के पास थी, 26 सीटें जो हैं सीपीएम को मिली थी, कांग्रेस के पास 44 सीटें थी। उस समय प्रणव दा वगैरह सारे थे, उनका भी एक अच्छा अपना एक रुतबा था वहां पे। प्रणव दा का रुतबा कांग्रेस के लिहाज से और कांग्रेस का रुतबा प्रणव दा के लिहाज से, दोनों एक दूसरे के पूरक थे वहां पे। और उसका नतीजा भी था, प्रणव दा कभी हारे नहीं थे। तो 44 सीटें इनको मिली थी वहां पे। उस पूरे क्षेत्र में अच्छा उनकी पकड़ है, कांग्रेस की आज भी अच्छी पकड़ है। प्रणव दा के बाद कैसे वो लेंगे वो देखना होगा। बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी। लेकिन अब ये इसको हम वहां से 2016 से काफी मामला अभी बदल गया है। मोदी काफी मजबूत हुए हैं, अमित शाह काफी सक्रिय हैं वहां बंगाल में। एंटी इनकम्बेंसी भी मानी जा रही है ममता बनर्जी को लेके, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फ्रंट्स पे काम उस तरीके से नहीं किए जैसा हमसे उम्मीद की गई थी राज्य पे। और 10 साल हो गए हैं तो ममता बनर्जी बहुत कमजोर कंटेस्टेंट नहीं है, बहुत ही मजबूती से खड़ी हैं अपने इलाके में। और बीजेपी के लिए बहुत ही आसान नहीं है ये पूरा मामला। तो ये जो आंकड़ा मैंने दिया ये बहुत ही बेसिक आंकड़ा था। आने वाले दिनों में हम कुछ और भी आंकड़ों की बात करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन मेरी वीडियो है और इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। और जल्द ही हम पश्चिम बंगाल के चुनाव पे एक बेहतर स्थिति के साथ बातचीत करेंगे।